देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलित वेग समीकरण के बारे में। और समाकलित वेग समीकरण में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो एक प्रायोगिक राशि होती है और किसी भी अभिक्रिया की कोटि का मान अगर हम तात्क्षणिक वेग के द्वारा ज्ञात करते हैं तो बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। क्योंकि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है उस ग्राफ में t समय पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है और जो स्पर्श रेखा हमने खींची है उस स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या होता है, तात्क्षणिक वेग होता है। यानी कहने का मतलब है कि तात्क्षणिक वेग को ज्ञात करना थोड़ा क्या होता है, असुविधाजनक होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, समाकलित वेग समीकरण को काम में लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो वेग समीकरण है उसका समाकलन करके हम लोग समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करते हैं और उस तरीके से हम फिर अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करते हैं, जिससे विभिन्न समय पर अभिकारक की सांद्रता और वेग स्थिरांक के बीच में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, संबंध ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों, समाकलित वेग समीकरण। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। किसी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग का निर्धारण सदैव आसान नहीं होता। देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि किसी भी अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक वेग होता है उसका निर्धारण सदैव आसान नहीं होता है, क्योंकि इसका मान सांद्रता एवं समय के मध्य खींचे गए वक्र के T बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल मापकर किया जाता है। भाई किया था ना, जब हम लोगों ने तात्क्षणिक वेग को पढ़ा था तब हम लोगों ने तात्क्षणिक वेग को कैसे ज्ञात किया था। भाई सांद्रता और समय के बीच में जो वक्र था उस वक्र पर हम लोगों ने T समय पर कोई स्पर्श रेखा खींची और उस स्पर्श रेखा का जो ढाल था वो ढाल ही तात्क्षणिक वेग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब है कि तात्क्षणिक वेग का जो निर्धारण है वो सरल नहीं होता है, जिससे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इससे क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, अतः इस कठिनाई के निवारण के लिए हम वेग समीकरण को समाकलित करके समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करते हैं। क्लियर है, अभी बात हुई थी। इससे हमें सीधे ही मापे हुए प्रायोगिक आंकड़ों अर्थात विभिन्न समय पर सांद्रता एवं वेग स्थिरांक के बीच में संबंध ज्ञात हो जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, इससे हमें सीधे ही जो मापे हुए प्रायोगिक आंकड़े हैं, कहने का मतलब है कि विभिन्न समय पर सांद्रता और वेग स्थिरांक के बीच में क्या संबंध है वो हमें पता चल जाता है। आगे देखिए, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग समाकलित वेग समीकरण होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अगर विभिन्न प्रकार की या अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती है तो उनके लिए कोटि भी क्या होती है, अलग अलग होती है और इस कारण से समाकलित वेग समीकरण भी उनके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। और देखिए बच्चों, जो हम लोग यहाँ पे समाकलित वेग समीकरण पढ़ रहे हैं, ये समाकलित वेग समीकरण हमें सांद्रता और वेग के बीच में जो संबंध है वो दर्शाता है। कहने का मतलब है कि सांद्रता के साथ साथ वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में हमें इससे क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो अब हम पढ़ लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। देखिए बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखिए, इनके लिए हम किस तरीके से समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे, समझिएगा बच्चों। देखिए,
निम्न अभिक्रिया से, देखिए बच्चों कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई अभिकारक R है जो उत्पाद में बदल रहा है। अब देखिए पहले इधर समझिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है, भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। और हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, और अभी हमने पढ़ा कि शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं होती है उनका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है वेग किसके समानुपाती होगा, जो R है, जो अभिकारक की सांद्रता है उसके शून्य घातांक के समानुपाती। यानी मैं ये लिख सकती हूँ वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R की पावर 0, R की पावर 0। देखिए शून्य घातांक है इस पे। अब मैं इसे क्या लिख सकती, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, वेग को माइनस dr/dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और R पे पावर है 0। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यानी जो वेग है वो सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती है। अब ये जैसे समानुपाती का साइन हटेगा, आप लोगों को पता है एक स्थिरांक आता है k, क्या आता है, एक स्थिरांक आएगा k। लीजिए भाई इसको मैंने हटाया तो k और ये R की पावर 0। और आपको पता है जब किसी की भी घातांक शून्य होती है उसका मान होता है 1, यानी ये हो जाएगा 1। जो R पे जो शून्य घातांक है इसका इस पूरे का मान हो जाएगा 1। तो देख लीजिए हमारे लिए वेग क्या निकल के आया, माइनस dr/dt बराबर k। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इस तरीके से ये संबंध हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस संबंध का आगे क्या कर लेते हैं, समाकलन करके समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए एक बार इसको समझिए। देखिए R अभिकारक बदल रहा है उत्पाद में, मैंने अभी बताया मैं क्या लिख सकती हूँ, वेग किसके समानुपाती है, R की पावर 0 के, यानी जो अभिकारक की सांद्रता है उसके शून्य घातांक के समानुपाती है। वेग को मैंने लिख दिया माइनस dr/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू पावर 0, यानी माइनस dr/dt जो वेग है वो समानुपाती है R पे जो घातांक है 0 उसके। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ही देखिए बच्चों, जैसे ही ये समानुपाती का साइन हटा यहाँ पे स्थिरांक आ गया k, क्या आ गया, स्थिरांक आ गया k। और आपको पता है जब किसी पे शून्य घातांक होता है उसका मान 1 होता है, यानी ये पूरा 1 हो गया। भाई मैंने अभी आपको समझाया था ना यहाँ पे कि ये पूरा 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया माइनस dr/dt बराबर k। जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें ये पूरा 1 हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन में ये पूरा 1 हो गया, हमारी इक्वेशन हो गई माइनस dr/dt बराबर k हो गई। अब dt को हम उधर ले जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dr बराबर माइनस k dt लिख सकते हैं इस तरीके से। भाई dt को हम उधर ले गए, ये dt इधर आ गया, तो हमारी समीकरण ये हो गई, ये वाली समीकरण हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन करेंगे, दोनों तरफ इसका समाकलन करेंगे। लीजिए भाई समाकलन करा तो क्या निकल के आया, R बराबर माइनस के टी प्लस आई। देखिए बच्चों जब इस इक्वेशन का हम लोगों ने समाकलन किया, इसका दोनों तरफ समाकलन किया तो हमारा निकल के आया R बराबर माइनस के टी प्लस आई निकल के आ गया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। देखिए आई क्या है यहाँ पे, आई यहाँ पे समाकलन स्थिरांक है। देखिए बच्चों आई क्या है, समाकलन स्थिरांक है। आगे देखिए, यदि t बराबर 0 हो तो R की सांद्रता क्या हो जाएगी, R 0। बेटा ये 0 घातांक में नहीं है, ये 0 नीचे है। ठीक है, नीचे 0 है, यानी t बराबर 0 हो तो R की सांद्रता R 0 हो गई। और ये R 0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। क्लियर है। अब देखिए हम t बराबर तो 0 और R बराबर R0 का जो मान है वो इस समीकरण में रखेंगे। देखिए यहाँ पे मान रखेंगे, यानी t बराबर तो रखेंगे हम क्या, यहाँ पे 0। देखिए बच्चों यहाँ पे t बराबर तो हम रखेंगे 0 और ये जो R है इसकी जगह हम रखेंगे R0। तो लीजिए भाई अब हमारी समीकरण क्या होगी, देखिए हमारी समीकरण हो जाएगी R0 बराबर माइनस के गुणा 0, ये हमने t की जगह रख दिया 0 प्लस आई। ठीक है, ये पूरी क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। भाई 0 से माइनस के को गुणा किया पूरा 0, यानी R0 बराबर आई। हमारे जो आई है, जो हमारा समाकलन स्थिरांक है, देखिए जो आई है उसका मान निकल के आया R0। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, दे दिया समीकरण नंबर 2। अब जो ये
जो हमारे आई का मान निकल के आया है, इस आई के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए बच्चों, जो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई पे हम लोग मान रख देंगे R0, क्योंकि हमारे आई का मान क्या निकला है, देखिए आई का मान निकला है R0। लीजिए भाई, हमने जब मान रखा समीकरण 1 में तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आई R बराबर -KT प्लस R0। ठीक है, ये समीकरण हमारी निकल के आई गई है। अब देखिए यह समीकरण, देखिए बच्चों, ये 2 बार हो गया। यह समीकरण y बराबर mx प्लस c प्रकार की सरल रेखा की समीकरण को प्रदर्शित करती है। देखिए बच्चों, जो समीकरण है इसको हमने 3 नंबर नाम दिया है। यह समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस c प्रकार की सरल रेखा की समीकरण को प्रदर्शित करती है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम r एवं t के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए, यदि r एवं t के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, इस तरीके से ये जो अगर हम ग्राफ खींचेंगे, हमने x एक्सिस पे तो ले लिया समय को, y एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया अभिकारकों की सांद्रता को। r क्या है, अभिकारक, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता को ले लिया। तो इस तरीके से देखिए हमें एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। और देखिए इसका जो ढाल है, जो ढाल हम बात कर रहे हैं, ढाल बराबर हो जाएगा -k। भाई हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसका ढाल है वो बराबर होगा -k के। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो k है वो किसके बराबर है, माइनस ढाल के। आई बात समझ में? तो देखिए हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। आगे देखिए, इस रेखा का ढाल बराबर -k। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि ढाल बराबर -k है और जो अंतः खंड है वो R0 के बराबर है। तो देखिए बच्चों, इस रेखा का ढाल -k और अंतः खंड R0। क्लियर है? अब हम देखिए क्या करेंगे, समीकरण 3 को सरल करने पर। देखिए बच्चों, समीकरण 3 क्या है, हमारी समीकरण 3 बच्चों ये है। इस समीकरण 3 को जब हम सरल करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आई, हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी, k बराबर R0 माइनस R अपॉन t। अरे भाई समझिए बच्चों, इधर देखिए, ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। मैं इधर लिख रही हूँ R बराबर -KT प्लस R0, ये समीकरण है ना हमारी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो हम इसको समीकरण को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, KT बराबर, भाई KT को इधर ले आएंगे, बराबर के इधर, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगी R0 माइनस R। ठीक है, अब हमें मान लीजिए K ज्ञात करना है, तो K बराबर R0 माइनस R अपॉन T, ये समीकरण हो जाएगी। भाई जब हम समीकरण 3 को सरल करेंगे तो ये समीकरण हो जाएगी। तो देखिए यही तो समीकरण है ये, k बराबर R0 माइनस R अपॉन T। ठीक है, अब देखिए R0 क्या है, R0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। R यहाँ पे क्या है, किसी समय t पर अभिकारक की सांद्रता है। और R0 माइनस R, जो ये R0 माइनस R है, ये क्या है, अभिकारक की वह सांद्रता है जो t समय में अभिकृत हो जाती है। देखिए बच्चों, क्या है ये, अभिकारक की वह सांद्रता है जो t समय में क्या हो जाती है, अभिकृत हो जाती है। आई बात समझ में? आगे देखिए, अब देखिए यदि R0 माइनस R को हम x बोले, देखिए बच्चों अगर इस R0 माइनस R को मैं डिनोट करूँ किससे, x से, तो अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारी समीकरण हो जाएगी k बराबर x अपॉन t। हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, k बराबर x अपॉन t। इसकी जगह मैंने रख दिया x। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारी इक्वेशन निकल के आई k बराबर x t। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या निकाला, हमने शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर लिया। आगे देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं उदाहरण की। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जो गैसीय अमोनिया है इसका तप्त प्लेटिनम की सतह पर जो वियोजन किया जा रहा है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखिए ये अभिक्रिया है, इसमें जो अमोनिया है वो किस में बदल रही है, नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तापमान कितना है,
1130 केल्विन है। और प्लेटिनम यहाँ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक है यहाँ पे। तो देखिए वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर के NH3 की पावर 0, यानी जो NH3 है उसके शून्य घातांक पे निर्भर करेगा वेग, या हम ये कह सकते हैं कि उसके शून्य घातांक के समानुपाती होगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, यानी मैं क्या बोल सकती हूँ, वेग बराबर के। वेग किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब है जो वेग है वो इस जो ये अमोनिया है इस अमोनिया के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया में प्लेटिनम की सतह उत्प्रेरक का कार्य करती है। उच्च दाब पर धातु की सतह गैस अणुओं से संतृप्त हो जाती है, इसीलिए अभिक्रिया की परिस्थितियों में और अधिक परिवर्तन धातु सतह पर उपस्थित अमोनिया की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, तथा यह शून्य कोटि की क्या होती है, अभिक्रिया होती है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ में आई होगी। भाई हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, समाकलित वेग समीकरण भी पढ़ा। और देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, जब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग सांद्रता और वेग के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब मान लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम सांद्रता, यहाँ पे मान लीजिए हम अभिकारकों की सांद्रता की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अभिकारकों की सांद्रता और वेग के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है, यानी जो ये एक्स एक्सिस है इसके समांतर हमें क्या प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि वेग पर सांद्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये होती है हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।